हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सारे मस्त होंगे। और सॉरी, वीडियो फिर से थोड़ा सा लेट है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का बहुत पंगा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। बट तब भी फिकर नॉट, वीडियो आती रहेगी। एंड टॉपिक वही है हमारा, चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी से। हमने लास्ट देखा था कि एक सेकेंड, हमने लास्ट वहाँ तक पढ़ा था ना अपना साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये साइकोडायनेमिक अप्रोच जो कि सिगमंड फ्रॉइड में दी थी, उसके क्रिटिसिजम्स तक वी हैव रेड। अभी आज हम बिहेवियरल अप्रोच एंड कल्चरल अप्रोच देखेंगे, ठीक है। और मैं एंड में थोड़े क्वेश्चंस भी, क्विज टाइप, शॉर्ट क्विज टाइप, जितना अब तक हमने पढ़ा है या साइकोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस जो पता होना चाहिए वो सब करवाऊँगी, डिस्कस करूँगी एक बारी। एंड ये जो आज वाला टॉपिक है ना, कल्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ये तो मैं आगे भी, अगर तुम साइकोलॉजी करते हो तो वहाँ पर भी पढ़ने को मिल जाएगा। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट ये समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बेस है आगे। जो बिहेवियर्स की जो थ्योरीज़ हैं, जैसे इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो सब समझने के लिए कल्चरल अप्रोच भी बेसिक ही है। आगे कैसे कल्चर का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, थिंकिंग, फीलिंग्स, बिहेवियर फॉर्म होने में, तो वो सब कुछ इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो ये दोनों बेस हैं, पता होना चाहिए, पढ़ के जाने हैं, छोड़ के नहीं जाने हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दोनों अप्रोचेस करेंगे, और इसके बाद शायद मैं एक और टॉपिक और करा दूँ क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो ही नहीं आ रही थी ना, इसलिए मतलब मैं बना नहीं पा रही थी, एज सिंपल एज दैट, टाइम का पंगा। तो लेट मी बिगिन। बिहेवियरल अप्रोच में ये बता रखा है कि ये सिर्फ हमारा जो इंटरनल डायनामिक्स होता है ना बिहेवियर का, लाइक बिहेवियर क्या होता है, इनर्ट और कोवर्ट होता है ना, एक सेकेंड, कोवर्ट और आउटवर्ट, कोवर्ट और ओवर्ट होता है, या सॉरी, कोवर्ट और ओवर्ट होता है आउटसाइड जो हम बाहर दिखा रहे हैं, और जो अंदर का हमारा है, जैसे फीलिंग्स होती हैं वैसा ही है बिहेवियर भी, अंदर बाहर दो तरफा, ठीक है। तो यही है, ये अप्रोच सिर्फ इंटरनल डायनामिक्स जो होते हैं बिहेवियर के, उसी के ऊपर फोकस नहीं करती, उसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, बल्कि साथ में बिहेवियरिस्ट डेटा के अंदर बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि उन्हें लगता है, या जिस ऐसे डेटा पर, जिस डेटा पे वो फील करते हैं वो डेटा कैसा है, डिफाइनेबल है, उसको तुम डिफाइन कर सकते हो, उसे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, सामने जो हो रहा है बिहेवियर में दिख रहा है, उसके एक्शंस में जो ऑब्जर्व करा जा सकता है वो, जिसे तुम मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो कि हाँ किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक ये चीज़ आगे भी हमें प्रिडिक्शन लगा के अगर हम देखें तो फ्यूचर में ये बिहेवियर देखने को मिल सकता है, वो चीज़, ठीक है। तो ये अप्रोच सिर्फ इंटरनल डायनेमिक्स जो होते हैं बिहेवियर के, उसके ऊपर फोकस नहीं करती, सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती, बल्कि बिहेवियरिस्ट डेटा के अंदर बिलीव करते हैं, और उन्हें ये लगता है, वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा डेटा जो कि डिफाइनेबल हो, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड जिसे हम मेजर भी कर सकते हैं। तो वो फोकस करते हैं किसके ऊपर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस को लर्न करने में, या लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग जो होती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन की, उसके अंदर। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन तुम्हें बिहेवियरिस्ट अप्रोच में बहुत ज़्यादा, मतलब बिहेवियरल अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हर बिहेवियरिस्ट की थ्योरी में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन है, बाहर से स्टिमुलस आ रहा है, उसके प्रति वी आर रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, विजुअल, ऑडिटरी, सेंसेशन यानी टच रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, एंड उसके प्रति वी आर गिविंग व्हाट, रिस्पॉन्स। वही हमें देखना है, वही हमें ऑब्जर्व करना है, और उसी को हमें मेजर करना है, उसी को हमें डिफाइन करना है कि किस तरीके का है, या इस रिस्पॉन्स का नेचर क्या है, किस टाइप का है ये। तो ये फोकस करते हैं कि कैसे एक इंसान स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन के बीच में लर्निंग करता है, कैसे वो सीखते हैं कि हाँ बाहर से ऐसा ही कुछ आएगा तो मुझे इसके प्रति ऐसे ही रिएक्ट करना है, ये सिचुएशन में मुझे ऐसे ही एक्ट करना है अगर ऐसा ऐसा कुछ हो गया तो। और उनका री क्या होता है, कुछ अच्छा बिहेवियर करा है, प्लेजरेबल है कुछ, उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिला, या जैसे हमने री आगे भी देखा था, री आगे उसके अंदर आया था, तुम्हारा सेल्फ रेगुलेशन वाले पार्ट में आया था, मुझे याद है, हाँ, उसमें सेल्फ री बताया था। सेल्फ री में तुम्हारा यही था कि मान लो तुमने कुछ अच्छा काम करा है, किसी की हेल्प कर दी, अपनी हेल्प कर दी, कुछ भी अच्छा करा है, सो एंड सो, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी, कुछ वर्क करा है, उसके बाद यू आर गिविंग रिवॉर्ड, और सम लाइक गिफ्ट टू योर सेल्फ, तुम अपने आप को ही फिर कुछ दे रहे हो, ठीक है। तुमने लाइक टारगेट बनाया था, हाँ मुझे इतने से इतने घंटा पढ़ना है,
टिक के बैठ के बिना अपना ध्यान और माइंड डाइवर्ट करे या फ़ोन में बिना घुसे तुम उतने टाइम पढ़े, उतनी देर पढ़े, उसके बाद यू डिसाइडेड टू डू व्हाट, तुमने जाके अपनी पसंद का कुछ खाने का बना लिया एंड उसे खा लिया, या तुम अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने चले गए, उतनी ही देर मज़े मारे, तुमने मूवी देख ली, कुछ भी करा, कोई गेम खेल ली। रीइंफोर्समेंट यही होता है, ठीक है। एंड बिहेवियर्स के हिसाब से देखा जाए तो पर्सनालिटी को हम सबसे अच्छे से तब भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान कैसे अपने इन्वायरमेंट में जहाँ वो रहता है वहाँ पर वो इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है चीज़ों के प्रति। लिखा है कि पर्सनालिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। सही बात है भाई, जिस एरिया में जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ तुम उन लोगों के साथ वहाँ तुम उन लोगों के साथ कैसे पेश आ रहे हो, वहाँ पे तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, चीज़ों के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, यही बता देगा तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में। वो बोलते हैं ना कि हम अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से वैसे तो बता ही सकते हैं, सबको अपना पता ही होता है, वीकनेस वगैरह एंड स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ, या लिमिटेशंस जो भी एक इंसान की होती हैं, भाई अच्छाइयाँ खामियाँ कमियाँ एंड ऑल, लेकिन दूसरा वाला हमारे बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि वो हमें देख रहा है, हमें झेल रहा है, हमारे साथ रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि बिहेवियरिस्ट के हिसाब से पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की सबसे अच्छे से तभी समझी जा सकती है, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी हम सबसे अच्छे से तभी पढ़ सकते हैं कि वो ये देखकर कि वो कैसे अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड कर रहा है चीज़ों के प्रति, वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, किस पर्टिकुलर किसी भी लाइक सो एंड सो पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे एक्ट कर रहा है, ये देखकर इसे ऑब्जर्व कर इसे नोट कर हम उसकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं। वो देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक चेंज है रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, यानी जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है ना एक इंसान का, उसके अंदर चेंज आ रहा है। बच्चा था तो ऐसे करता था, डेवलपमेंट हो गया, चेंजेस आए बिहेवियर में, बॉडी में, थिंकिंग में, फीलिंग्स में, हर एक चीज़ में, इमोशंस वगैरह चेंज हुए, चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव बदला, तो उसी चीज़ के प्रति अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया उस इंसान ने, ठीक है। यानी कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं वो डेवलपमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि ये एक चेंज है, एक बदलाव आया है, कुछ हमें हटके अलग देखने को मिला है। किस चीज़ में? इंसान के रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, किस किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है ना बाहर की चीज़ों के प्रति, उसके अंदर चेंज आने लग गया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि सो एंड सो सिचुएशन में मैं आज ऐसे बिहेव कर रही हूँ तो कल भी अगर यही सेम सिचुएशन होगी मैं ऐसे ही बिहेव करूँगी चीज़ों के प्रति। नहीं, मेरा रिस्पॉन्स चेंज भी हो सकता है ना सेम सिचुएशन में, टाइम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। हर एक दोस्त के साथ तो हम अच्छे से पेश नहीं आते ना, कहीं कहीं हम बहुत ज़्यादा लाइक खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं एंड जो बोलना होता है डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं, या कोई भी मजाक करना होता है एकदम से कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे हम थोड़ा बोलने से पहले सोचते हैं वो चीज़, ठीक है। तो यहीं पर है कि पर्सन कैसे सीखता है नए बिहेवियर्स नए इन्वायरमेंट में और नए स्टिमुलाई, जब नए स्टिमुलस उसके पास आ रहा है तो उसके प्रति वो कैसे नया बिहेवियर सीखता है एंड देन उस हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। ये लिखा है पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्वायरमेंट्स एंड स्टिमुलाई। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो पहले वाले इन्वायरमेंट में जहाँ पर वो अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा था खुद को, जहाँ पर वो एडजस्ट हो चुका था ढंग से, वो चीज़ अब उससे चेंज करनी पड़ेगी ना, नए इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। तो नए इन्वायरमेंट के हिसाब से वो नया ही रिस्पॉन्स देगा सेम चीज़ों के प्रति, क्योंकि इन्वायरमेंट बदल गया ना उसका, नया रिस्पॉन्स देगा एंड उसका बिहेवियर में चेंज आने लगेगा, नए बिहेवियर्स वो सीखेगा एंड उसी को आगे वो दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा आगे उसी को, और नए नए स्टिमुलस आएंगे उसके पास तो उनके उन स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से वो उनके प्रति वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा जैसे वो स्टिमुलस आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट बदल चुका है इधर। कंफ्यूज मत होना, और अगर तब भी इस पैराग्राफ में कुछ भी डाउट हो तो यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क। देन आगे बता रखा है ज़्यादातर बिहेवियर्स के लिए स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है ना पर्सनालिटी की, वो रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। मेन जो बेस है ना, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो है पर्सनालिटी की बिहेवियर्स के लिए, जो बिहेवियरल अप्रोच जिन्होंने दिया और जो उसी में ही मानते हैं कि बिहेवियर इंसान का मेन होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स ही मेन चीज़ है, इनके बीच का कनेक्शन देखा जाता है। उनके लिए मेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी क्या है? रिस्पॉन्स। वही कि इंसान कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, लोगों के प्रति, कैसे वो पेश आ रहा है उनके साथ, या किस किस सिचुएशन में वो कैसे कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। ये 1 मार्क में आ सकता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दैट अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट
और फॉर मोस्ट बिहेवियर्स यहाँ के लाइन भी उठ के आ सकती है, तो एक बार किताब भी देख लेना। कभी सोचो इम्पॉर्टेंट नहीं है ऊपर ऊपर से देख लो, नहीं, ये बीच बीच से ही तुम्हारे सेंटेंसेस उठ के आते हैं 1 मार्कर्स में, एंड फिर पता नहीं होता कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आ सकते हैं फॉर मोस्ट बिहेवियर्स स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज डैश, तो रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, और हर एक रिस्पॉन्स एक बिहेवियर है जो हम दिखाएंगे बाहर अपने इन्वायरमेंट में, जो कि हम क्यों दिखाएंगे, हम कोई भी बिहेवियर क्यों करते हैं, कोई भी सो एंड सो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, ग्रेटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो हर एक रिस्पॉन्स एक बिहेवियर है जो कि हो रहा है या जिसे हम इमिट कर रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं, अपने एक्शंस में लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी एक कोई भी स्पेसिफिक नीड है उसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे हमें बहुत भूख लगी है, कुछ हो रहा है, क्यों? हमें हंगर की जो हमारी नीड है ना, बायोलॉजिकल नीड हंगर वाली, वो सेटिस्फाई करनी है। भूख लगी है तभी हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं ना, चीज़ों को देख के, लाइक हर जगह हमें ऐसे दिख रहा है तो कुछ खाने का है, कहीं से कुछ खाने की बनने की स्मेल आ रही है तो हमें लग रहा है यार हाय खाने का कुछ बन रहा है, वो अरोमा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे भूख लग रही है, बहुत हंग्री फील कर रही हूँ मैं, ऐसे करके। ठीक है, आगे लिखे कि हम सब क्यों खाते हैं, हंगर की वजह से, क्योंकि भूख लगती है, नॉर्मल है, नेचुरल है, हर इंसान को भूख लगती है। ठीक है, तो हंगर की वजह से हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग हर तरह का और सारा कुछ खाना नहीं खा लेते ना, हम खाने में भी इतनी वैरायटी है, इतनी चॉइसेस हैं, तो पर्टिकुलरली अपनी पसंद की चीज़ जो हमें जिस चीज़ के प्रति हमारी लाइकिंग डेवलप होती है, जो चीज़ हमें खाना पसंद है या जो हमारी प्रेफरेंस फूड होते हैं ना, कंफर्ट फूड, वही ज़्यादा खाते हैं, जो हमें खाना पसंद है वही खाते हैं। तो हम खाने को लेकर भी थोड़े चूज़ी से हैं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, या वेजिटेरियन ही खाना है तो वेजिटेरियन ही खाना है, फिर नॉन वेजिटेरियन देखना भी नहीं है, इस टाइप से। तो ये लिखा है कि ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर, एंड ऑल्सो वी आर वेरी चूजी अबाउट फूड्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब्जियां नहीं खाते हैं, नॉर्मल सी चीज़ लिखी है, छोटे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स जो तुम्हारे होते हैं, स्पिनच, पम्पकिन, गॉड्स, ये तुम्हारा वो करेला, सीताफल और ठीक है, ये सारी सब्जियां, हरी सब्जियां बच्चे नहीं खाते, इसको खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। ठीक है, टैंट्रम्स फेंकते हैं, बुरे बुरे नखरे दिखाते हैं, और लेकिन धीरे धीरे वो इनको खाना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते नहीं कि तुम बच्चे को हम क्या करते हैं, पहले हम बोलते हैं अच्छा तुम पहले होमवर्क कर लो, इसके बाद तुम्हें आइसक्रीम भी मिल जाएगी, इसके बाद तुम अपना कार्टून भी देख लेना, इसके बाद तुम्हें दोस्तों के साथ खेलने जाना है, तुम खेलने भी चले जाना, पर पहले तुम होमवर्क कर लो। हम कंडीशन दे देते हैं ना उसे, पहले तुम ये कर लो फिर तुम्हें ये भी मिल जाएगा, या पहले तुम होमवर्क कर लो इसके बाद तुम्हें बर्गर खाना है, ठीक है, तुम्हें इसके बाद बर्गर भी मिल जाएगा। ये चीज़ ही है, तो धीरे धीरे खाना सीख जाते हैं। ग्रेजुअली दे लर्न टू ईट सच ग्रीन वेजिटेबल्स एज वेल, जिसके प्रति पहले उनके मन में बहुत ज़्यादा नफरत सी थी या उन्हें खाना पसंद नहीं था। ठीक है, उसकी स्मेल से उन्हें कुछ होता था, पर धीरे धीरे उसे खाना सीख गए कि मम्मी पापा ने उनका बिहेवियर ऐसे कंडीशन कर दिया उस चीज़ के प्रति, हैबिचुअल टाइप हो गए कि चल कभी कभार खाना भी पड़ता है तो उसको कुछ अच्छा समझ के खा लो, या इसके बाद कुछ अपने पसंद की चीज़ मिल जाएगी तो उसे जल्दी से खा लो, ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चे। आगे ये लिखा है कि बिहेवियरल अप्रोच के हिसाब से बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं ऐसे वेजिटेबल्स खाना, वही इस चीज़ के उस पर या इस कंडीशन के ऊपर कि हाँ ये अगर इसे खा लेंगे तो उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रेज़ मिलेगा, उनकी तारीफ होगी, शाबाशी मिलेगी, प्लस रीइंफोर्समेंट मिलेगा, जो वो मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा आसानी से। फिर चाहे वो चॉकलेट है, बर्गर है, कुछ और अपना खाने की पसंद की चीज़ है, हाँ मतलब अपनी पसंद की कोई चीज़ है, कोई खिलौना हो गया या सो एंड सो, जो भी वो मांगते हैं उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी। वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ना अपने पेरेंट्स से फिर कि चल हमने इनकी बात मान ली, या हमने ये खा लिया जो इन्होंने करने को कहा था हमने कर लिया, अब हमें हमारी बात भी ये लोग मान लें, हमें हमारी पसंद की चीज़ भी मिल जाए। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रिसिएशन या रीइंफोर्समेंट जो उनको पेरेंट्स उन्हें देंगे अपने पेरेंट्स से, वो सीख जाते हैं ऐसा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना भी। ठीक है, और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं वेजिटेबल्स खाना, तब भी हाँ बाद में क्या होता है वो धीरे धीरे वेजिटेबल्स खाना सीख जाते हैं क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं, इनके टेस्ट के साथ यूज टू हो जाते हैं। अब वो ये सोच के नहीं खा रहे कि हाँ ये खाएंगे तो इनके पेरेंट्स इनसे खुश हो जाएंगे या जो मांगेंगे इनको मिल जाएगा, अच्छा बिहेवियर दिखाता है ना बच्चा, तो पेरेंट क्या कहते हैं कि चल तू बच्चा मेरे को बता दे तुझे क्या चाहिए,
या तूने ऐसे ऐसे अच्छा काम करा है तो मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, शाबाशी मिलती है। छोटे बच्चों का क्या होता है, अच्छा काम करके दे दिया तो टीचर तुम्हारा जो है गाल पे ना स्टार बना देती है, बहुत क्यूट सा, अच्छा लगता है बड़ा। शाबाशी मिलती है, प्रेज़ मिलता है, क्लास में तारीफ़ होती है, हाँ इसने अच्छा काम करा है, पढ़ के आया था, इसने होमवर्क टाइम पे कर दिया, इसके अच्छे मार्क्स आ गए इस वजह से, ठीक है। सो एंड सो अप्रिसिएशन मिलता है, प्रेज़ मिलता है, खुद पे भी थोड़ा प्राउड फील होता है, नाम रोशन करने वाली चीज़, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है। बाद में क्या होता है, वो बच्चे धीरे धीरे उन वेजिटेबल्स को, उन्हीं हरी सब्जियों को जिनसे पहले उनको नफ़रत थी ना, उन्हें खाना सीख जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके पेरेंट्स खुश होंगे या अगर वो खा लेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे, वेजिटेबल्स खा लेंगे चुपचाप आराम से खुशी खुशी, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक्वायर कर लेते हैं, यूज टू हो जाते हैं उन वेजिटेबल्स के टेस्ट के साथ, हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें आदत पड़ जाती है और उन्हें बाद में वो सब्जियां अच्छी लगने लगती हैं। मे बी जैसे बच्चा है, बच्चा भी तो बड़ा हो रहा है ना दिन पर दिन, वैसा छोटा तो रहता नहीं है। मे बी उसे समझ में आने लग जाए कि हाँ जंक फूड से ज़्यादा अच्छा हेल्दी फूड यही है और ये खाना चाहिए, जब सब खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खाऊं, है ना। उसे ये चीज़ लगने लग जाए या उसके टेस्ट के साथ वो हैबिचुअल हो जाए, उसे आदत पड़ जाए वैसा खाने की। मतलब उसके पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उसे कंडीशन करा, इतना ज़्यादा उसे बोला कि अच्छा तू अब ये खा, ये वाली सब्ज़ी खा, ये खा, तेरे को ये मिल जाएगा, ये तूने करवाना है काम, ये तेरे को लाइक चीज़ चाहिए, इस चीज़ की डिमांड रखी है तो तू ये खा ले पहले, तेरे को मिल जाएगा। इतनी उसे आदत पड़ गई कि बाद में उसे कोई चीज़ चाहिए भी नहीं पेरेंट्स से, उसने कुछ मांगा भी नहीं, वो उन्हें खुश करने के लिए नहीं खा रहा, वो इसीलिए खा रहा है क्योंकि वो यूज टू हो चुका है उस वेजिटेबल्स के टेस्ट के साथ, उसे आदत पड़ गई है अब। और अब उसे वो अच्छी लगने लगी है, खाने में ठीक लगने लगी है, इतना कुछ उससे नफरत नहीं आने लगी उसे। ऐसा कुछ नहीं होने लगा कि हाय मैं खाऊंगा मुझे उल्टी आ जाएगी या मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा, नहीं वो चीज़ नहीं है। और जो कोर टेंडेंसी होती है ना, जो बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती है, वो यही है कि इससे हमारा बायोलॉजिकल सोशल नीड्स का रिडक्शन हो जाता है, वो पूरी हो जाती हैं, कम होने लग जाती हैं, ठीक है। और वही फिर हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करती हैं आगे। ये तुम अकम्प्लिश कर सकते हो थ्रू रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, जो कि हम दिखाते हैं जिनको री करा जाता है। वही चीज़ बोल रहे हैं, कोई चीज़ है तुम्हें करना पसंद नहीं है, तुम वो नहीं कर रहे, लेकिन बाद में पता लगता है अच्छा मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मुझे अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मेरी तारीफ़ होगी, मुझे रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा, ये करने के बाद अपनी पसंद की चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो मुझे करना पसंद नहीं भी है ना, या मैं जो करना नहीं भी चाहता ना, उस रिवॉर्ड उस रीइंफोर्समेंट के चक्कर में मैं वो चीज़ भी कर दूँगा कि हाँ इस खुशी में ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि बच्चा तुम पहले होमवर्क कर लो, उसके बाद तुम अपनी पसंद का कार्टून भी देख लेना जितनी देर भी चाहो, उसके बाद तुम खेलने भी चले जाना दोस्तों के साथ, उसके बाद तुम मूवी भी देख लेना, गाने सुनने हैं गाने भी सुन लेना और खाना भी अपनी पसंद का खा लेना, ठीक है। तो वो चीज़ है। एक बार वापस से बताती हूँ, कोर टेंडेंसी वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना, और अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं एकदम एंड में भी क्लियर कर दूँगी एक बारी। तो जो कोर टेंडेंसी है ना, मेन चीज़ जो है वो यही है, जो हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करती है, जिससे हमने कुछ भी सो एंड सो बिहेवियर दिखाया, क्यों दिखाया, क्योंकि उससे फिर हमने एक भूख लगी ना, हंगर की वजह से भूख लगी, सब खाना खाते हैं, ठीक है, वो ईटिंग ईटिंग वाली चीज़ आई हमारे अंदर कि हाँ अभी कुछ खाना है, लाइक तलब है, भूख लगी है, कुछ क्रेविंग्स हो रही हैं, हंगर नीड, हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ पेट में जाना चाहिए, कुछ हंगर वाला फीलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा भूखे टाइप फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बिहेवियर वो वाला ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। एंड देन जब खाना मिल गया तो रिडक्शन हो गया बायोलॉजिकल नीड का। सोशल नीड में क्या आ सकता है भाई, कि मुझे दोस्त की ज़रूरत है, मुझे दोस्त से मिलने जाना है अभी, कि अभी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बात करनी है, या मुझे उस पर्सन की हेल्प चाहिए अभी, उसकी ज़रूरत है, मुझे मुझे जाना है उसके पास, उससे मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही है कोर टेंडेंसी जो ऑर्गेनाइज करती है बिहेवियर को। देन जब बिहेवियर हम वो दिखाने लगते हैं तो हमारे रिडक्शन हो जाता है बायोलॉजिकल सोशल नीड्स का, जिसकी वजह से ही बिहेवियर एनर्जाइज हुआ था। क्यों दिखाया था बिहेवियर, क्योंकि नीड पूरी करनी थी ना, नीड फुलफिल करनी थी, हंगर की, वो दोस्त से मिलने की। देन वो बिहेवियर ऑर्गेनाइज हुआ उस नीड की वजह से, एंड जब वो बिहेवियर ऑर्गेनाइज हुआ देन नीड पूरी हो गई, रिडक्शन हो गया उस नीड का, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उस नीड ने एनर्जाइज करा था उस बिहेवियर को, ठीक है। एंड देन अकम्प्लिश हो गए, पूरा हो गया, फुलफिल हो गया, वो चीज़ जो हमें चाहिए था वो मिल गया, जिसकी वजह से हमने सो एंड सो बिहेवियर दिखाया था।
हमारे रिस्पॉन्सेज के थ्रू, हमारे बिहेवियर के थ्रू जो कि रीइंफोर्स करे गए थे। जैसे हंगर वाले में मैंने बताया, वही बच्चे को कुछ भी लाइक खिलाना हो ऐसा जो उसको पसंद ना हो, तो उसे लालच दे दो, उसे कह दो कि इसके बाद तुम्हें ये मिलेगा, तुम खा लो, रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, एंड वो खा लेगा उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन में कि हाँ ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा ऐसा मिल जाएगा, तो मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। और कभी कभार तो चलता है, चल ठीक है, हमेशा टेस्ट थोड़ा ना देखते हैं, हेल्थ भी मायने रखती है ना। देन बता रखा है कि क्लास 11th में देखा था तुम्हें याद आ रहा होगा कि कुछ डिफरेंट लर्निंग प्रिंसिपल्स थे, बहुत सारे डिफरेंट लर्निंग प्रिंसिपल्स थे जिनके अंदर हम स्टिमुलाई का, रिस्पॉन्स का, रीइंफोर्समेंट का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पावलोव ने दी है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो कि बी एफ स्किनर ने दी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो कि एल्बर्ट बेंड्यूरो ने दी है, जिसकी बोबरडॉल वाली स्टडी भी थी। ठीक है, ये मेन बिहेवियरिस्ट हैं एंड जाने पहचाने से हैं, इनके बारे में हमें पता ही होगा, नाम भी बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा। ठीक है, सबकी थ्योरीज बताऊंगी, डोंट वरी। और ये जो थ्योरीज हैं ये लर्निंग को और बिहेवियर के मेंटेनेंस को अलग अलग एंगल से देखती है, तीनों अलग अलग तरीके से बात करती है। जैसे पैवलोव ने क्या किया था, इन्होंने डॉग के ऊपर करा था ना, इनका मैं एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में समझा देती हूँ। ही डज़ वॉट, इन्होंने डॉग को ना लाइक बेल बजाई। पहली बार तो जब इन्होंने डॉग के सामने बेल बजाई ना, तो डॉग वॉज लाइक कि उसने इग्नोर कर दिया बेल को, उसने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। अब कोई भी लाइक डॉग ही है, वो क्या समझेगा बेल बज रही है तो क्या हो रहा है, ठीक है, उसने नहीं समझा, उसे कुछ नहीं समझ आया। बट ना उसके बाद उन्होंने क्या करा, बेल बजाने के बाद ना उसके सामने खाना रख दिया, तो सैलिवेशन होने लग गया, वो डॉग सैलिवेट करने लग गया। एंड उसके बाद उन्होंने ये बिहेवियर रिपीटेडली बार बार उन्होंने ये चीज़ करी, जिससे कि वो डॉग कंडीशन हो गया इस चीज़ के साथ, उसे आदत पड़ गई इसकी, वो हैबिचुअल हो गया इसके साथ। क्या किया इन्होंने, उसके बाद पहली बार के बाद इन्होंने रोज़ रोज़ वही घंटी, उसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे घंटी बजाई, देन खाना दे दिया, घंटी बजाई देन खाना दे दिया। तो डॉग को क्या हो गया, वो लर्न कर लिया उसने, वो सीख गया कि हाँ जब घंटी बजेगी इसके बाद मेरे सामने खाना आएगा, मुझे खाना मिलेगा। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने घंटी तो बजा दी, डॉग घंटी बजने पे ही, सिर्फ बेल की ही आवाज़ पे ही सैलिवेट कर गया। अभी फूड नहीं आया था उसका, वही प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा हो गया, वहीं उसका सैलिवेशन हो गया डॉग का बेल बजते ही। क्यों, क्योंकि उसे पता था बेल के बाद खाना आएगा। लेकिन उस टाइम इन्होंने क्या किया था, सिर्फ बेल बजाई, वो बेल की ही आवाज़ पे ही अपना सैलिवेट करने लग गया। ठीक है, ये इवान पावलोव ने करा था, कंडीशनड कर दिया था डॉग को बेल के साथ, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, एंड फूड का और बेल का कनेक्शन बना दिया था, ऐसा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जिससे कि डॉग का उसके प्रति आने लगा सैलिवेशन के फॉर्म में। ठीक है, अगर नहीं समझ आया हो तो टेंशन मत लेना, ये हम आगे पढ़ेंगे, आएगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ पर नहीं आएगा बट 11th में था, मैं समझा दूँगी फिर से, और नहीं आया समझ तो पूछ लेना, मैं फिर से भी अभी भी समझा सकती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगली वीडियो में भी आई विल डू, अगर तुम लोग पूछोगे कि वापस बताऊँ ये वाला। तो दूसरा कौन है, बी एफ स्किनर, एक सेकेंड, बी एफ स्किनर ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अरे इन्होंने रैट्स पर, पिजन्स पर, इन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे इन्होंने। इनका मुझे एक्सपेरिमेंट तो फ़िलहाल नहीं याद, हाँ मतलब याद है, पर मैं सोच रही हूँ फिर मैं बताऊँ आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन के साथ वो गलत ना हो जाए, तो रॉन्ग इन्फो तो आई विल नॉट प्रोवाइड इन एनी केस और एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आई विल टेल, एल्बर्ट बेंड्यूरा, या इनका मैं बता सकती हूँ, इनका मुझे अच्छे से याद है। हाँ, इन्होंने बोबरडॉल एक्सपेरिमेंट करा था, तो हमने सुना होगा, बहुत फेमस है, इसकी वीडियोस भी हैं, लाइक बोबरडॉल एक्सपेरिमेंट की पर्टिकुलरली वीडियोस भी बनी हुई हैं कि कैसे किया गया था। इन्होंने ना बॉयज़ को, अगर मैं नंबर में और डेटा में थोड़ी गलत हूँ तो प्लीज़ डू करेक्ट, बाकी एक्सपेरिमेंट जो था वैसा तो मुझे याद है, वो मैं समझा देती हूँ, पढ़ा है मैंने भी 11th में। ठीक है, तो इन्होंने, हाँ, बॉयज़ को 3-4 के ग्रुप में डिवाइड किया था, लाइक एक ग्रुप में 4 बॉयज़, एक ग्रुप में 4 बॉयज़, एक में 4, वो शायद 2-2 भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना मैं नंबर में गलत हूँ तो प्लीज़ डू करेक्ट। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट सही से समझाऊंगी। तो तुम दो मान लो, हम 4 नहीं लेते, हम 2 लेते हैं। एक ग्रुप ए है, एक बी है, एक सी है। ए में 2 लड़के, बी में 2 लड़के एंड सी में 2 लड़के। करते क्या है, एक रूम में बोबरडॉल रखी होती है एंड एक अडल्ट है, एक बच्चा है जो कि बोबरडॉल को बहुत ज़्यादा
उसके प्रति बहुत ज़्यादा एंग्री है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है, उसे पंच कर रहा है, मार रहा है अच्छे से, उसके ऊपर बैठ के उसे चढ़ के कूट रहा है पूरे ढंग से। वो डॉल क्या है, गिर गिर के खड़ी हो जाती है ना, खुद वो बड़ी डॉल है, देखा होगा तुमने कार्टून्स में भी। तो वही है, उसको बहुत ज़्यादा पीट रहा है, कूट रहा है, उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा, सारा एग्रेशन निकाल रहा है, जैसे पंचिंग बैग पे बॉक्सर्स करते हैं ना, वैसा वाला ही सीन, बॉक्सिंग कर करके जो पूरा वहाँ कूट डालते हैं, वैसे करके पूरा उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। होता क्या है, जो ग्रुप ए था बॉयज़ का, उनको दिखाया जाता है कि वो डॉल के प्रति ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। ग्रुप बी को क्या दिखाया जाता है, डॉल है, बॉय है, और बॉयज़ एक सेकेंड, जो मैंने पहले बताया था ना इसके बारे में, अपना ऑब्जर्वेशन लर्निंग और बोबोडॉल वाली स्टडी, बेंड्यूरा ने जो बताया था, मतलब बेंड्यूरा की, एल्बर्ट बेंड्यूरा की, उसको भूल जाना। मैंने 11th की बुक उठा ली है अभी, मैं वहाँ से एकदम करेक्ट करेक्ट बता दूँगी, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का नेचर समझने के लिए बेंड्यूरा ने स्टडीज़ कंडक्ट करी थी, जिसके अंदर एक वेल नोन एक्सपेरिमेंटल स्टडी है बेंड्यूरा की। इसमें इन्होंने 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी बच्चों को, छोटे बच्चों को, और फिल्म के अंदर ये दिखाया हुआ था कि एक बड़े से कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, जिसके अंदर एक बड़ी सी बहुत लार्ज साइज़ की बूबो डॉल भी है। और फिर एक ग्रोन अप बॉय एंटर करता है उस रूम के अंदर और आसपास देखता है, ठीक है। मतलब फिल्म में ऐसा दिखाया था, और वो बॉय एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है सारे टॉयज़ के प्रति। इन जनरल वो बहुत एग्रेसिव और गंदा बिहेवियर दिखाता है, बहुत एंग्रीली एक्ट करता है, लाइक मारता कूटता है, उठा के फेंकता है किसी भी टॉय को ढंग से, लाइक उठा के जैसे टेडी बियर को हम उठाते हैं, थोड़ा सहलाते हैं, थोड़ा खुद से लगाते हैं, वैसा कुछ नहीं करता, वो बहुत गंदी तरह पेश आता है। और बोबो डॉल के साथ तो इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ही गंदा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है कि उसके ऊपर चढ़ के उसे पीटता है, कूटता है, उसके साथ बहुत गंदी तरह एक्ट करता है। डॉल को फेंकता है, डॉल को हिट करता है, देन फेंकता है फ्लोर के ऊपर, डॉल को किक करता है, डॉल के ऊपर बैठ जाता है, उसे लाइक तोड़ने की कोशिश, बहुत बुरी तरह से खटारा, उसका कचरा मचाने को लगा रहता है वो। और फिल्म के अंदर 3 वर्जन्स होते हैं। पहले वर्जन में बच्चों को ये दिखाया जाता है कि जो बॉय है मॉडल, मतलब जिसको देखकर वो अपना बिहेवियर वहाँ से देख के इमिटेट करें, कॉपी करें अपना बिहेवियर, वहाँ से वो देख के लर्न करें, उस बॉय के बिहेवियर को देखकर सीखें, वो होता है मॉडल, ठीक है। जैसे रोल मॉडल टाइप होता है ना। तो मूवी के एक वर्जन में बच्चों को, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ये दिखाया जाता है कि बॉय जो है जिसने ऐसे डॉल के साथ ये सब करा, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, ये सब करने के बाद उसे प्रेज़ करा जा रहा है, उसे शाबाशी मिल रही है एक अडल्ट, एक बड़े इंसान के द्वारा, तो कोई अडल्ट है अथॉरिटी में, उसने, वो लड़का डॉल के प्रति अग्रेसिव था और इसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको प्रेज़ करा जा रहा है, उसे शाबाशी मिल रही है, उसे अप्रिशिएट करा जा रहा है, ठीक है। दूसरे वर्जन में ये दिखाया जाता है दूसरे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को कि बॉय को पनिशमेंट मिली है क्योंकि उसने डॉल के साथ बहुत गंदा अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है, अपना गुस्सा उसके ऊपर बुरी तरीके से निकाला, डॉल को ख़त्म करने की कोशिश करी है, ठीक है। और थर्ड वर्जन जो होता है, वो थर्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ये दिखाया जाता है कि बॉय को ना तो रिवॉर्ड मिला है, ना उसे पनिशमेंट मिली है, मतलब उसने जो करा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसे हम अवॉइड करें कि चल बच्चा है, वो डॉल के साथ, खिलौने के साथ ही इतनी गंदी तरह अग्रेसिव वे में पेश आया, तो ना इसको सज़ा मिलेगी, ना इसे कोई अवार्ड या कोई अप्रिसिएशन मिलने वाला है ऐसा करने के लिए। होता पता है क्या है, होता ये है कि तीनों ग्रुप्स को जो स्पेसिफिक वर्जन दिखाए गए होते हैं फिल्म के, एक सेकेंड, ऑल आफ्टर वियरिंग स्पेसिफिक वर्जन ऑफ फिल्म, ऑल 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर प्लेस्ड इन एक्सपेरिमेंटल, उन चिल्ड्रन को तो एक्सपेरिमेंटल रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर सिमिलर टॉयज़ जो है रखे होते हैं, वैसे ही चिल्ड्रन को परमिशन दे दी जाती है, अलाउ कर दिया जाता है कि वो उन टॉयज़ के साथ खेल सके, और ये ग्रुप्स को सीक्रेटली ऑब्जर्व करा जाता है, उनके बिहेवियर्स को नोट करा जाता है। बाद में ये रिजल्ट और ये कंक्लूजन निकलता है, ऐसा पता लगता है कि वो बच्चे जिन्होंने देखा था, उस बच्चे के अग्रेसिव बिहेवियर को, वो लड़के के अग्रेसिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करा जा रहा है, उसे शाबाशी मिल रही है उसके लिए, वो सबसे ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, मोस्ट अग्रेसिव वे में वो एक्ट करते हैं वहाँ पर उन टॉयज़ के साथ, ठीक है। और वो बच्चे जिनको ये दिखाया गया था कि वो अग्रेसिव मॉडल को पनिशमेंट मिली है, वो सबसे ज़्यादा कम अग्रेसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम गुस्से में रहते हैं,
और वहाँ पे जो भी खिलौने टॉयज़ हैं उनके साथ बहुत कम लाइक अग्रेसिव वे में एक्ट करते हैं और नेग्लिजिबल ही है, मतलब इतना ज़्यादा एंगर नहीं दिखाते हैं टॉयज़ के प्रति। एंड एक सेकेंड, तो वो बच्चे जिन्होंने ये देखा था कि अगर वो अडल्ट तो और देते हैं, या अगर वो बॉय शुरू में मूवी के जो अगर डॉल के साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वे में एक्ट करता है तो उसको रिवॉर्ड करा जाता है, उसके बिहेवियर को शाबाशी मिलती है, उसके बिहेवियर को अच्छा समझा जाता है, वो मोस्ट एग्रेसिव होते हैं। जिनको ये दिखाया जाता है कि अगर वो अग्रेसिवली एक्ट करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो लीस्ट एग्रेसिव होते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर यही है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग ऑब्जर्वर नॉलेज एक्वायर करता है मॉडल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, लेकिन परफॉर्मेंस जो होती है वो मॉडल के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होती है। परफॉर्मेंस कैसे इन्फ्लुएंस होती है मॉडल के बिहेवियर से, क्योंकि उस या तो मॉडल जो है उसका बिहेवियर या तो उसको रिवॉर्ड करा जा रहा है या उसे पनिशमेंट मिल रही है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। स्पेशली दूसरी किताब उठा के पूरा एक्सपेरिमेंट ही समझा दिया है, और अगर अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। अब ये मत कहना कि ये टॉपिक के बाहर है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर की चीज़ है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के दे दिया कि तुमने थ्योरीज पढ़ी होंगी क्लासिकल कंडीशनिंग की जो कि पैवलोव ने दी है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की जो कि बी एफ स्किनर ने दी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो कि बेंड्यूरा ने दी है। लेकिन मैंने पैवलोव वाला जैसे मुझे पता था डॉग वाला वो तुम्हें बता दिया, उसमें भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ वेरी फ्री टू आस्क। एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ ही गया होगा, तब भी ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना। तो ये जो थ्योरीज है लर्निंग की, ये जो थ्योरीज हैं ये लर्निंग को और बिहेवियर के मेंटेनेंस को हम अलग अलग एंगल्स में कैसे करते हैं वो देखती हैं, और जो प्रिंसिपल्स हैं इन थ्योरीज़ के उनको वाइडली बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ किया जाता है किसी की भी पर्सनालिटी की थ्योरीज़, एक मिनट, किसी की भी नहीं, जो पर्सनालिटी की थ्योरीज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए ये लर्निंग प्रिंसिपल्स जो थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ दीज थ्योरीज़, कौन सी थ्योरीज लर्निंग वाली जो ऊपर तीनों ने दी हैं उनको वाइडली यूज़ किया जाता है पर्सनालिटी के थ्योरीज डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कंसीडर करती है कि थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग के लिए, और थॉट प्रोसेस का वैसे तुम्हें कोई जगह नहीं दिखेगी, थॉट प्रोसेस का कोई रोल या ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं देखी जाती क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग वाली थ्योरीज के अंदर। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ये एम्फोसाइज करती है, जोर देती है सोशल लर्निंग के ऊपर, जो कि ऑब्जर्वेशन देख कर हम दूसरे को सीख रहे हैं और वही बिहेवियर हम लोग अपना रहे हैं, वही लर्न कर रहे हैं एंड वही हम दिखा रहे हैं, बाहर डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे बच्चों ने उस बॉय को एग्रेसिवली एक्ट करते हुए जिन्होंने देखा वो मोस्ट एग्रेसिव थे, उन्होंने भी जाके एग्रेसिवली एक्ट करा टॉयज़ के साथ, और लीस्ट एग्रेसिव वो बोले थे जिन्होंने ये देखा कि अच्छा ये एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है तो इसे पनिशमेंट मिलेगी, यानी हम भी अगर ऐसा करते हैं तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी, तो हमें ऐसे एक्ट नहीं करना, ठीक है। एंड सोशल लर्निंग और इमिटेशन ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करके सीखते हैं हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर, जहाँ पे सोशल लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, एम्फेसिस दिया जाता है। एंड सेल्फ रेगुलेशन जो कि बाकी थ्योरीज में हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी थ्योरीज कौन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, लेकिन ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर क्या है सेल्फ रेगुलेशन का भी रोल हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी वो डिफरेंस बता रहे हैं तीनों के बीच में कि तीनों जो है तीनों थ्योरीज लर्निंग को बिहेवियर को हम कैसे मेंटेन करते हैं उसके अलग अलग एंगल्स पे देखती है, अलग अलग एंगल्स को यूज़ करके बनाई गई है, तीनों अलग हैं थ्योरीज एक दूसरे से ऑब्वियसली अलग ही हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग एकदम डिफरेंट है, इंस्ट्रूमेंटल अलग ही लेवल पे है, एंड ऑब्जर्वेशनल मैंने तुम्हें बताया है वो भी एकदम डिफरेंट ही है, उसमें हम देख के सीख रहे हैं। देन आ जाते हैं कल्चरल अप्रोच पर, एक सेकेंड, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ सॉरी, एक्चुअली जिस तरीके से मैंने फ़ोन को सेट कर रखा है ना, यू पीपल कांट इमेजिन कि मैंने क्या सेटअप बनाया है फ़ोन के लिए, क्योंकि रिंग लाइट तो टूट फूट गई थी मुझसे। ओके, देन टॉपिक पे आ जाते हैं, कल्चरल अप्रोच। ये अप्रोच जो है पर्सनालिटी को इस तरीके से समझने की कोशिश करती है कि एक सेकेंड, कि पर्सनालिटी का कैसे रिलेशन है उस इंसान के कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ, उसके इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ, जिस टाइप के एरिया में वो रहता है, जिस तरह के कल्चर से वो बिलोंग करता है, जहाँ से वो आया है,
वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ से उसने क्या सीखा है। क्योंकि जो कल्चर होता है ना एक इंसान का, बहुत हद तक उसकी पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर को, उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस एंड ऑल सब चीज़ों को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है, उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला ना इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस डालता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कल्चरल अप्रोच जो होती है कोशिश करती है एक इंसान की पर्सनालिटी को समझने की कि उसका रिलेशन कैसा है अपने एरिया में जहाँ वो रहता है वहाँ के इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ और कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ में उसका कैसा लिंक, कैसा रिलेशन है, क्या रिश्ता नाता टाइप। ठीक है, तो ये प्रपोजेस करती है ग्रुप के इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम को, क्योंकि ये वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कल्चरल और बिहेवियरल वेरिएशंस के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो, जो लोगों के कल्चर में और बिहेवियर में हमें वेरिएशंस, वैरायटी, अलग अलग टाइप के हमें लाइक बिहेवियर, लोगों के अलग अलग तरह के कल्चर्स जो हमें देखने को मिलते हैं ना, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन, लाइक पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर कल्चर है और कोई सो एंड सो पर्सन वहाँ से बिलोंग करता है और तुम्हारा अलग कल्चर है, तुम उसे मानते हो, उसमें बिलीव करते हो। ठीक है, अलग आइडियल्स, नॉर्म्स एंड ऑल है। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि उस ग्रुप का लाइक कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, या उसका बिहेवियर कहाँ से निकल के आ रहा है। क्योंकि सबका कल्चर एंड बिहेवियर सेम नहीं होता हर एक सिचुएशन में और हर एक एस्पेक्ट में देखा जाए तो यही कहना चाह रहे हैं कि ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओरिजिन में, किसी के भी कल्चरल और बिहेवियर में, किसी के भी कल्चर में और बिहेवियर में जो हमें वेरिएशंस, अलग अलग तरह का जो कल्चर, बिहेवियर, वैरायटी जो उसके अंदर देखने को मिल रही है ना, ये यहीं से ओरिजिनेट होके आती हैं कि सबका कल्चर और बिहेवियर अलग होता है। एंड ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम भी मैं बताती हूँ अभी, पहले आगे देख लेते हैं क्योंकि वो उसी के साथ ही लिंक है ग्रुप का इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम भी। आगे यही है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचर ऑफ टेरेन ऑफ हैबिटेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फ्लोरा, फोना, प्लांट्स, एनिमल, उस जगह पर जो कि अवेलेबल हैं वो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं सिर्फ पर्सन के या लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ही नहीं कि यहाँ पर कैसा काम करते पाए जाएंगे लोग, क्या किस ऑक्यूपेशन में सब ज़्यादा एंगेज होंगे, बल्कि उनके सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में भी, कैसी जगह पे वो रहते होंगे, क्या उनका रहन सहन होगा, वो झोपड़पट्टी वाले हैं या मकान वाले हैं या फ्लैटों वाले हैं। ठीक है, एंड सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होगा, कौन कैसे कैसे काम करता है, कोई हायरार्की है वर्क में, रैंक वगैरह दी गई है या सब बराबरी के लेवल पर, जैसे एग्रीकल्चर में पूरी फैमिली लगी होती है काम करने में, वैसा सीन है। ठीक है, बाकी फीचर्स, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा किया गया है, कितनी उन्हें बचपन में ही फ्रीडम दी थी जंगलों में घूमने की एंड खुद एक्सप्लोर करने की चीज़ों को, या कितना उनके ऊपर रोक टोक लगाई गई है और उन्हें सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ चलने को कहा गया है। ठीक है, तो ये लिखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, वहाँ पे वेदर कैसा है, वो एरिया कैसा है, ठंडी गर्मी कैसा रहता है उधर, नेचर ऑफ टेरेन ऑफ हैबिटेट, वहाँ का बेसिकली तुम्हारा लैंडस्केप किस तरीके से, एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वहाँ पे किस किस तरह का खाना अवेलेबल है, कैसी कैसी बेसिक नेसेसिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ वहाँ पे तुम्हें मिलती हैं, क्या क्या एनिमल्स, प्लांट्स वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलते हैं। बिकॉज जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं ना, वही विलेजेस में रहने वाले, झोपड़पट्टी टाइप एरिया, वही झोपड़ी एंड ऑल, रूफ उनका पूरा उससे बना होता है तुम्हारा, मैन्योर एंड ऑल से सारा। ठीक है, काव डंग वगैरह यूज़ होता है बहुत ज़्यादा गांव वगैरह में जैसे, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स भी देखने को मिल जाएंगे, काउज एंड ऑल। ठीक है, फ्लोरा फोना यही डिटरमाइन करते हैं, यही बताते हैं, सिर्फ लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं। जैसे अब कोई गांव का है तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हमारा कैसा थिंकिंग बना हुआ है कि ये तो भाई एग्रीकल्चर में ही लगा होगा या खेती बाड़ी ही कर रहा होगा, वही चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। ये सिर्फ ये डिटरमाइन नहीं करता, ये नहीं बताता कि लोग किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर होंगे, यानी कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी ना हमारी, हम देखी होंगी इको में, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, या फिर वो सर्विस दे रहे हैं कहीं पर लाइक। ठीक है,
और अगर मैंने गलत बताया तो प्लीज़ करेक्ट कर देना मुझे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीसरी शायद इन्वेस्टमेंट होती है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा नाम। प्रोडक्शन और कंजम्पशन तो है ही, ठीक है। हाँ, तो वो किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर है वो सिर्फ यही नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि उनका सेटलमेंट पैटर्न कैसा है, किस टाइप के एरिया में, किस टाइप के घर में वो लोग रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है, एंड उनके सोशल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, उनकी सोसाइटी में क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या वहाँ के रूल्स हैं, अनरिटन अनस्पोकन रूल्स एंड नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, क्या वहाँ पर माना जाता है कि हाँ करना सही है, और क्या गलत माना जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे है, कैसे कैसे लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में, कामों के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर में नॉर्मली क्या होता है, कोई खेती बाड़ी लाइक कर रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, कुछ भी उगा रहे हैं, तो उसमें पूरी फैमिली एंगेज रहती है, और वो पहले अपनी फैमिली के लिए पूरा अच्छे से क्रॉप्स एंड ऑल ग्रो कर लेते हैं, देन उसके बाद वो बाहर फिर सेलिंग के लिए मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। उनके चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस कैसे हैं, बच्चों को कैसे किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया गया है। इन सबको अगर साथ में लेके देखा जाए तो ये एलिमेंट्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक चाइल्ड का ओवरऑल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे टाइप के इन्वायरमेंट में बच्चा सीख कर बड़ा हो रहा है, उसके अंदर यही सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लोगों के स्किल्स, लोगों के एबिलिटीज़, लोगों के बिहेवियरल स्टाइल्स और उनके प्रायोरिटीज़, वैल्यू प्रायोरिटीज़ को भी देखा जाता है कि वो स्ट्रांगली लिंक्ड करते हैं किसके साथ, इन फीचर्स के साथ, ठीक है। जैसे रिचुअल्स हो गए, सेरेमनीज हो गए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई, हर एक कल्चर में अलग अलग होती है ना। आर्ट्स हो गए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई, गेम्स हो गई, ये सब भी मीन्स है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू लोगों की पर्सनालिटी जो है प्रोजेक्ट करी जाती है या प्रोजेक्ट होती हुई हमें दिखती है उनके कल्चर में। लोग डेवलप करते हैं अलग अलग तरह की पर्सनालिटी या अलग अलग तरह की बिहेवियरल क्वालिटीज़, इस चीज़ को ट्राई करने के लिए, इस अटेम्प्ट से कि वो अडेप्ट कर पाएंगे, अपने इकोलॉजिकल और कल्चरल फीचर्स जो हैं उनके ग्रुप की वहाँ पर, और वैसी लाइफ जीना सीख पाएंगे जैसे कि उनके कल्चर में बाकी लोग जी रहे हैं, जैसा उनका इकोलॉजी है, जैसा उनका आसपास का एरिया रहने वाला वहाँ रहना सीख पाएंगे, वहाँ पर अडेप्ट करना सीख पाएंगे, ठीक है। लिखा है ना, पीपल डेवलप वेरियस पर्सनालिटी या बिहेवियरल क्वालिटीज़, हाँ, in an attempt to adapt to biological नहीं सॉरी ecological and cultural features of groups life। तभी जो कल्चरल अप्रोच है ये कंसिडर करती है पर्सनालिटी को कि ये एक अडाप्टेशन है लोगों का जो लोग कर पाते हैं, ये ग्रुप्स का अडाप्टेशन है जो लोग कर पा रहे हैं अपने इकोलॉजी और कल्चर के डिमांड्स के हिसाब से। कहते हैं ना, जैसा हमारा आसपास का एरिया है, जैसा हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, नेचर है, उस हिसाब से उसी के अंदर खुद को एडजस्ट करके रहना सीखना पड़ता है, और हम टाइम के साथ साथ सीख जाते हैं वहाँ पर अडेप्ट करना, खुद को ढालना, उसी के साथ वहाँ रहना। लाइक तुम ऐसी एग्जांपल देख के मैं बता देती हूँ शॉर्ट में इसलिए कि इससे समझ अच्छा आएगा, ठीक है। इसलिए नहीं कि मेरे को जल्दी पढ़ा के ख़त्म करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मत समझना, पढ़ाने को तो मैं अभी भी और पढ़ा दूँ, बट फिर मैंने कल्चरल अप्रोच तक ही लिखा हुआ है। डोंट वरी, आज मैंने टारगेट वैसे सोचा है 2 वीडियोस का 2 का नहीं तो कल तो 2 हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से डिले होता जा रहा है ना यार। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता पढ़ाई भी, लाइक मेरे को भी फील नहीं आती पूरी, ठीक है। वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रही थी, जैसे मान लो अभी तुम्हें घर में रहते हो, उस घर की आदत है तुम्हें, ठीक है। उस घर के आसपास के एरिया को लेकर, वहाँ के नेबर्स को लेकर तुम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो उन सब के साथ, हैबिट हो गई है वहाँ रहने की। और जैसा तुम्हारा एरिया जहाँ तुम रहते हो, जिस टाइप के एरिया में, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, क्या क्या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड ऑल है, क्या क्या वहाँ आसपास तुम्हें एनिमल्स, डॉग्स एंड कैट्स एंड सो देखने को मिल रहे हैं, उन सबसे तुम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। वहाँ उस एनवायरनमेंट में तुम अच्छे से खुद को अडेप्ट कर चुके हो। लेकिन जब एकदम से तुम्हें घर चेंज करना पड़ जाएगा, तो जो तुम्हारा नया एरिया होगा जहाँ तुम रहने जाओगे, मतलब जहाँ तुम शिफ्ट कर जाओगे, जहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा, वहाँ पर तुम्हें, जहाँ तुम रहने जाओगे ना नए एरिया में, उस नए एरिया के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा, वहाँ खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा वो वाले इन्वायरमेंट के नीड के हिसाब से। अब वहाँ पर लाइक सो एंड सो कुछ पर्टिकुलर खाने की चीज़ें मिलती हैं तो तुम्हें वही लेनी पड़ेंगी। ये तो नहीं होगा ना कि फिर तुम वापस जहाँ पुराने एरिया पे, पुराने घर में रहने आते थे, वहाँ आ जाया करोगे वो खाने की चीज़ लेने।
हाँ ठीक है, आ भी सकते हैं, बट तुम्हें उस नए वाले इन्वायरमेंट के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा, उसमें खुद को ढालना तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ हैबिचुअल होना पड़ेगा तुम्हें उस इन्वायरमेंट के साथ, समझ रहे हो। यही यहाँ पे लिखा है कि कल्चरल अप्रोच कंसीडर करती है पर्सनालिटी को ऐसे कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल या ग्रुप्स का अडेप्टेशन है जो वो करना सीख जाते हैं किस हिसाब से उनकी इकोलॉजी जैसे डिमांड कर रही है उनसे, उस हिसाब से, और जैसे उनका कल्चर उनसे डिमांड कर रहा है ना एक पर्टिकुलर तरीके से कि वो बिहेव करे इंसान उस हिसाब से, ठीक है। कल्चर क्या होता है कि हमारे कल्चर में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, ये करना सही है, ठीक है, तो हम ये करेंगे, ये करना चाहिए, और अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम डिविएट कर जाएंगे ना अपने नॉर्म्स के साथ, रूल्स के साथ, अनएक्सेप्टेबल वे में चले जाएंगे, और हमें लाइक सन का वहाँ मेंटल और पागल भी ठहराया जा सकता है, क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं जो कभी किसी ने करी नहीं और जो हमारे कल्चर में करना ठीक नहीं है, समझ रहे हो। तो कल्चरल अप्रोच कंसिडर करती है पर्सनालिटी को ऐसे कि अडेप्टेशन है लोगों का जो लोग करते हैं, और ग्रुप्स जो करते हैं, ग्रुप्स यहाँ पर इन द सेंस लाइक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप से तुम बिलोंग करते हो तो वहाँ का जो कल्चर, नॉर्म्स, रूल्स एंड वैल्यूज़, बिलीव्स वो जो वहाँ फॉलो होते हैं ना, वही सब तुम मानते हो, वही सब तुम उसके ऊपर एक तरह से कहते हैं ना खरे उतरना, उसी के ऊपर उसी को लेके चलना एज लाइफ का अपना बेसिक एजेंडा, ठीक है, और उससे भटकना नहीं वो चीज़। तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अडाप्टेशन करा है अपने इकोलॉजी और कल्चर के डिमांड्स के हिसाब से, वही कल्चरल अप्रोच देखती है। पर्सनालिटी को ऐसी ही समझती है ये किसी भी इंडिविजुअल की। आगे देखते हैं इन एस्पेक्ट्स को जो हमने ऊपर पढ़े ना अभी, ये ग्रुप्स, इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम एंड ऑल, ये सारा जो हमने अभी ऊपर देखा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर भी समझा रखा है। एग्जाम्पल देखेंगे अब, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। एग्जाम्पल भी बता रखा है, जैसे कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड की ज़्यादातर पॉपुलेशन, मतलब अच्छी खासी जनता जो है आज भी फॉरेस्ट में, जंगलों में रहती है और माउंटेनस रीजन्स में रहती है, जहाँ पर वो अपना गुजारा कैसे करती है, हंटिंग करके, एनिमल्स वगैरह को पकड़ कर और गैदरिंग करके, ठीक है। मतलब उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन यही रहते हैं कि जानवरों को पकड़कर, प्लांट्स वगैरह, पेड़ पौधे खाकर, वही सब कुछ लेकर, वुड्स जलाकर एंड ऑल, वैसे उस हिसाब से ही रहते हैं। जैसे अर्ली मेंस टाइप में चले जाओ थोड़ा, अर्ली मेंस तुम्हें पता ही होगा, पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत पहले से, हिस्ट्री में, जोग्राफी में शायद नहीं, बट हिस्ट्री में तो हाँ, जो पत्थर से आग लगाते हैं रात के टाइम, जानवरों का शोर भी उन्हें डर नहीं लगता, वो उस एरिया में रहते हैं, उन्हें आदत है, ठीक है। तो यही है कि फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं, हंटिंग और गैदरिंग उनके मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशन है, काम जो कि वो करते हैं और जिनसे उनको अपना पेट पालते हैं, एक तरह से उनका गुजारा इसी से होता है। प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इनका यही है, द बेसिक नेसेसिटीज़, अपनी सारी नीड्स इसी से पूरी करते हैं, लाइवलीहुड उनका यहीं से निकलता है। बिरहोर जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है झारखंड का, ये रिप्रेजेंट करता है ऐसी ही पॉपुलेशन को जो कि फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है। और ये सब नोमैडिक लाइफ जीते हैं। नोमैडिक लाइफ क्या होती है, तुमने देखा होगा, ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा है। नोमैडिक लाइफ इज़ दिस कि तुम्हारा एक कोई सेटल्ड एरिया नहीं है रहने का, आज तुम कहीं और रहते हो, कल तुम कहीं और रहोगे, क्योंकि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान, वो चीज़ें पूरी करनी है, अपनी नीड जो कि हर इंसान को चाहिए होती है जीने के लिए ढंग से। तो तुम आज किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, अब वहाँ से तुम शिफ्ट करके दूसरी जगह पे मूव कर जाओगे, तुम्हें रोमिंग लाइक घूमना तुम्हारा होता ही रहता है, तुम उस एक ही पर्टिकुलर जगह पे ना टिक के सेटल होके ढंग से रह नहीं सकते अपना मकान बना के, तुम यहाँ वहाँ घूमोगे, फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करोगे और अलग अलग जगहें अपनी रहने की ढूंढते रहोगे अपनी नीड्स के हिसाब से। तो तुम्हारा जो कहते हैं ना सेटलिंग वाला एरिया, पूरा ढंग से रहने वाला एरिया तो कभी आएगा नहीं, बल्कि तुम एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट ट्रांसफ़र एंड ऑल करते रहोगे, अलग अलग जगहें जाके वहाँ सेटल होने की कोशिश करोगे, एक दिन चाहे रह भी लो, बट देन यू मूव अगेन। नोमैडिक ट्राइब्स यही होते हैं। तो आगे से बता रखा है, एक सेकेंड, हाँ, जो यही बिरहोर जो है ट्राइबल ग्रुप झारखंड का, ये नोमैडिक लाइफ जीता है जिसके अंदर कांस्टेंट मूवमेंट है, वही लगातार मूवमेंट होती है, स्मॉल बैंड्स में, स्मॉल ग्रुप्स में वो लोग घूमते हैं एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में, इन सर्च ऑफ गेम्स या बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन उनको भी तो कुछ करने के लिए चाहिए ना, और अपना लाइवलीहुड, अपना ज़िंदगी चलाने के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए, अपना पेट पालना है, पालन पोषण करना है अपना, अपने बच्चों का, तो उसके लिए उनको भी कुछ गुजारा करने के लिए नीड रहती है, बेसिक नीड्स भी अपनी पूरी कर सकें, वो रोटी कपड़ा मकान की, फिर चाहे वो फॉरेस्ट से कुछ भी लेके करें, वुड से अपना लाइट
सॉरी वुड से अपना लाइट वगैरह आग जलाएं, सो एंड सो खाना पकाना है उन्हें उसी वुड के ऊपर जहाँ वो आग जल रही है वही उनका चूल्हा है, वो सब चीज़ें। तो वो कांस्टेंट मूवमेंट रहती है स्मॉल ग्रुप्स में, वो एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ गेम्स। बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए फ्रूट्स चाहिए, रूट्स चाहिए, मशरूम्स, हनी एंड ऑल, खाने पीने की चीज़ें जो फॉरेस्ट से मिलती है हमें, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा डेंजर भी रहता है ना, रिस्क भी है इंसान अगर फॉरेस्ट में जंगलों में रहेगा तो, कि जानवर तो हैं ही और पेड़ पौधे भी खतरनाक भी होते हैं, लाइक चुभने वाले, लग जाने वाले। तो फॉरेस्ट ही ट्रीज़ ही प्रोवाइड करते हैं उनके लिए मेडिसिन भी। नीम, तुलसी, एंड कॉटन दो होती है, कॉटन प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। तो यही सब चीज़ें उनको जैसे नीड पड़ती है वैसे वैसे दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टिक के नहीं रहते, कांस्टेंट मूवमेंट उनका लगातार चलता ही रहता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बिरहोर सोसाइटी के अंदर चिल्ड्रन जो होते हैं शुरू से ही, अर्ली एज से उनको अलाउ कर दिया जाता है, उन्हें परमिशन दी जाती है, पूरी खुली छूट है, पूरी लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो मूव कर सकें फॉरेस्ट के अंदर, आराम से घूम सकें, हंटिंग प्रैक्टिसेस को और गैदरिंग स्किल्स को वो सीख सकें। अब जब तुम्हारे लाइक जो पेरेंट्स हैं, तुम जंगल में रहते हो शुरू से, सोच के देखना एक बारी, तुम शुरू से जंगल में रहते हो, तो जो तुम्हारे और तुम जंगल में क्या, वही एग्रीकल्चर एंड ऑल, एक जगह से दूसरी जगह तुम शिफ्ट कर रहे हो, वहीं जंगल में जो जो अवेलेबल है उस हिसाब से तुम्हें अपना खाना पीना सब कुछ वहीं से करना है। जो तुम्हारे बच्चे होंगे तुम उनको भी तो फिर यही सिखाओगे, या वो भी तो तुम्हें देख के यही सीखेंगे ना। उनको भी तुमने पूरी खुली छूट, पूरा परमिशन है, उनको भी पूरी फ्रीडम दे दोगे ना फिर उसके बाद, कि वो भी फॉरेस्ट में घूम सकें, और जो काम तुम करते हो वही वो सीखेंगे। देन वो अलग जाके शहर में तो नहीं रहेंगे ना, जब उनके पेरेंट्स वहाँ जंगलों में रह रहे हैं। तो जैसे यहाँ बिरहोर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, तो इनके बच्चे क्या हैं, इनके बच्चे भी फिर लर्न करते हैं क्या, हंटिंग, गैदरिंग स्किल्स, यही सब कुछ। और चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस जो होती है ना उनकी, मतलब बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, बाहर के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, वो सारा जो होता है ना चाइल्ड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, ये इनका भी एम, ये भी एम करती है किसकी तरफ, इनका भी मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी पर निर्भर ना हो, डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। मतलब बहुत सारा काम या बहुत सारी चीज़ें वो कर सके बिना अपने बड़ों की हेल्प लिए, ठीक है। फॉरेस्ट में उन्हें घूमने के लिए खुला छूट है, दे दिया उन्हें घूमने के लिए। अब सामने से कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, वो उसके साथ खुद हैंडल करेंगे, खुद मैनेज करेंगे, वो उनका हेडेक है, ठीक है, उनके बच्चों का। उनको बचपन से ऐसे सिखाया जाता है, थोड़ा ब्रेवली टाइप होना, ठीक है। कि पता है हम रिस्क वाले एरिया पे रह रहे हैं, रिस्क तो किसी भी टाइम उठाना पड़ सकता है ना, तो उस हिसाब से आना चाहिए, सीख जाना चाहिए वो चीज़। वही वो करते हैं, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। ऑटोनॉमस यानी कि वो खुद डिसीजंस ले सकें अपने लिए, ठीक है, सोच समझ के ढंग से केयरफुली एक्ट कर सकें। अचीवमेंट ओरिएंटेड, रिस्क है, रिस्क को एक्सेप्ट कर सकें, और चैलेंजेस जो भी उनको कन्फ्रंट करने पड़ रहे हैं, उनके सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस कर सकें ढंग से। हंटिंग के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं, किसी भी जानवर को पकड़ के खाना भी इज़ नॉट ईजी ना, फिर चाहे वो फिश पकड़ना हो या किसी और लाइक जानवर का फ्लैश वगैरह एंड ऑल हमें चाहिए हो खाने के लिए, तो उन्हें अर्ली एज ऑफ लाइफ से ही बचपन में ये सब सिखाया जाता है। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ इसके कॉन्ट्रास्ट में इनका एग्जाम्पल अलग है। यहाँ पर बच्चों को सोशलाइज ऐसे करा जाता है कि वो ओबीडियंट हैं एल्डर्स के प्रति, लाइक बड़ा जो कह रहा है उसे वो मानना है, उसे वो चीज़ जो है उससे बाहर नहीं जाना, बड़े की ऑर्डर्स को फॉलो करना है। बड़ा जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो करने को कह रहा है उससे वो सुनना है, मानना है, और उसी को ही एक्सेप्ट करना है। उसे बड़े की बात कभी नहीं टालनी, बड़े की बात माननी है हमेशा। बड़े के प्रति वो इज्जत देने वाला है, थोड़ा रिस्पेक्ट देता है बड़े को, और ओबीडियंट है बड़े के प्रति। लेकिन ऊपर उल्टा था, उसे पूरी खुली छूट दे दी, तो उन्हें जैसे जीना है जी, जंगल में घूम फिर आराम से अपना एक्सप्लोर कर, ठीक है। रिस्क आ रहा है, इसके साथ खुद हैंडल करना सीख, इंडिपेंडेंट बनना है। देन नर्चरेंट टू यंगस्टर्स। अब इसमें एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में क्या होता है, लाइक फार्मर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके बड़े बच्चे उन्हीं के छोटे बच्चों को संभाल रहे होते हैं, उनका ध्यान रखते होते हैं, पूरा ढंग से उनकी देख रेख कर रहे होते हैं। तो नर्चरेंट टू यंगस्टर्स, उनको एक्चुअली पालते ही वही है, कि वो तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह उगाने में, उनका हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड ऑल सब कुछ, रेन का हिसाब से देखने में, फर्टिलाइज़र, मैन्यूर वो सब अरेंज करने में, ट्रैक्टर्स, इतना इरिगेशन फैसिलिटीज़, इतना कुछ लगता है ना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर भी, उसके अंदर वो सारे लगे रहते हैं उनके पेरेंट्स। तो उनके बच्चे जो बड़े हो चुके होते हैं वही उनके छोटे बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे होते हैं, एक तरह से नर्चरेंट टू यंगस्टर्स होते हैं, और अपने ड्यूटीज़ के प्रति थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है।
पता है उनको अपने काम के, अपने रोल्स के बारे में, और उस हिसाब से ही वो एक्ट करते हैं। तो यही जो बिहेवियरल क्वालिटीज़ हैं ये लोगों को ज़्यादा फंक्शनल बना देती हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में, और यही डोमिनेंट फीचर्स हैं उनके पर्सनालिटी का, इन कॉन्ट्रास्ट टू जो हमने ऊपर पढ़ा, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट, जो कि ज़्यादा फंक्शनल है या ज़्यादा वैल्यू करी जाती है हंटिंग गैदरिंग वाली सोसाइटीज़ में, जैसे बिरहोर्स का हमने देखा। बिकॉज अलग अलग इकोनॉमिक परस्यूट्स हैं, लोगों के अलग अलग एरिया में अलग अलग काम लोग करते पाए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, लोग एंगेज करते हैं खुद को अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, एंड कल्चरल डिमांड्स हर एक इंसान की अलग अलग है। तो चिल्ड्रन जो है हंटिंग गैदरिंग वाली सोसाइटीज़ में और एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में वो डेवलप करते हैं और डिस्प्ले करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी पैटर्न्स। ठीक है, यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच ख़त्म होती है। नाउ आई वांट टू डिस्कस सम 1 मार्कर्स क्वेश्चंस फ्रॉम साइकोलॉजी ओनली। ठीक है, मे बी इस चैप्टर से रिलेटेड ना हो, जितना हमने अब तक पढ़ा है, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। मैं आंसर्स बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चंस, तो मैं याद भी आ जाएगा जो मैंने अब तक पढ़ा है। ठीक है, सो आई विल टुक अप दैट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डैश आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। ये हमने चैप्टर 1 इंटेलिजेंस वाले में देखा था। इसका आंसर है वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू डैश साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये हमने अभी चैप्टर 2 में ही देखा है। कैरन हॉर्नी का ऐसा कहना था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज बाय डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन वुमेन्स, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। आगे एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो तुम्हारा चैप्टर 5 से है, थेरेपीज़ वाला, जो थेरेपेटिक अप्रोचेज है वो पढ़ाऊँगी, तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Anirudh is smart at solving problems he encounters each time he is in trouble. He thinks of similar problems he had faced in the past and uses his experience to solve present problems. He is using dash intelligence. इसका आंसर होगा contextual intelligence या practical intelligence, जो कि हमने चैप्टर 1 में देखा था। किसकी थ्योरी का पार्ट है? ट्रायकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी, उसका ये पार्ट है। कैसे? क्योंकि डेफिनेशन देखो, कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स इनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस। स्ट्रीट स्मार्टनेस, बिजनेस स्नैक, बिजनेस सेंस क्या है उसके ऊपर होता है। डेली लाइफ में जो जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं उनके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, उनके साथ हम कैसे उस सिचुएशन में एक्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यही होती है। ठीक है, आए दिन जो दिक्कतें आ रही हैं ना, उनके साथ हम कैसे खुद को कोप अप करके उससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेज वेयर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम इज कॉल्ड। चैप्टर 3 गैस मॉडल से है, इट्स अलार्म रिएक्शन स्टेज। ओके, होप सो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो प्लीज़ पूछ लेना प्लीज़। एंड आज जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, इसके बारे में भी कोई डाउट हो, इसके अंदर किसी भी वर्ड भी में भी कुछ समझ ना आया ना, कोई पर्टिकुलर वर्ड का भी मतलब कुछ समझ ना आया हो, तो कोई भी इसके अंदर डाउट आए तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। एंड अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं, सोच रही हूँ वो भी करा दूँ। सबसे पहले तो इस टॉपिक में जो भी डाउट आए प्लीज़ पूछ लेना यार, बेफिक्र होके पूछोगे, मुझे लगेगा पढ़ रहे हो, हाँ डाउट आ रहा है, पूछ रहे हो, एंड डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। आगे 1-2 क्वेश्चन और आई वांट टू डिस्कस, देन वील एंड द वीडियो। सॉरी, थोड़ा बड़ी हो जाएगी वीडियो फिर से, प्लीज़ फॉरगिव मी यार। व्हाट आई वाज थिंकिंग, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आगे और ना कराऊँ क्वेश्चंस। मैं कराऊँगी क्वेश्चंस, कुछ भी छूटेगा नहीं तुम्हारा। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे पास, आई विल डू एंड डिस्कस विद यू ऑल। बट अभी के लिए इतना है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। और इतना सुनने के लिए, ध्यान से देखने समझने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बी वेरी फ्री टू आस्क। एंड नेक्स्ट में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी, वो जनरल साइकोलॉजी के ऊपर हैं बहुत सारे मेरे पास अभी, एंड चैप्टर रिलेटेड भी मैं पक्का डिस्कस करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, हर मार्कर्स की तुम्हें मिलेंगे मेरी तरफ से। बस कुछ भी डाउट हो तो तुम्हें पूछना है।